इतिहास एक परिचय। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था, मानव लिखना नहीं जानता था। सेकंड, आदि युग की बात करें तो आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वह अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यानी कि लिपि तो मौजूद है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक युग की बात करें तो उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के काल क्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम देखेंगे। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का माना गया है। सेकंड, आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। थर्ड जो है ऐतिहासिक युग, इसे हमने बांटा, यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। आइए बात करते हैं प्रागैतिक ऐतिहासिक राजस्थान। प्राक युग में राजस्थान, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की माने तो सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती और दस्यदती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो आइए बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में वे उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सैटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर के इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आल्विन को जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़च नदी, घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जेप्सर, एगेट, चर्ड, कालेन, क्वार्टरजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इगेवर, ट्रायंगल, कंसेंट, टेम्परेचर, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ
यानी लघु पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर नवपाषाण काल की। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में धातु काल की बात करें तो ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो सीकर में है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, गिलून राजसमंद में, आहड़ झाडोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किरारोट व चितवाड़ा जयपुर में, एलाना जालोर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल्हापुर सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोह काल ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाने सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नोह जो भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर और सोनारी जो झुंझुनू में है, रेड जो टोंक में है आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मध्यभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जो कि जयपुर में है, सोनारी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। आइए बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दशरथी और सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है, क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और इसके बाद 1961-62 ईस्वी में बी लाल बी के थापर यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे और चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, पाक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की भी जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जो आयल नदी के नाम से भी जानी जाती है, के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी कि मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं SD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया।
इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी के नाम से भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोगों के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। गिलूण सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलूण कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में स्थित है, के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलूण से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। चित्रित मध्यभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पकी ईंटों का, जो कि आग में पकी हुई ईंट है, उनका प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूण में इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1968 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आर्किटेक्ट होने का प्रमाणित करते हैं। और से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर यानी नीम का थाना, सीकर, जो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृपशन वर्णी मद्र पात्र कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम शीमाल था। इसी प्रकार ईश्वर, उदयपुर से पाक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल, उदयपुर में प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी जो कि चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू में, नोहर भरतपुर में, नगर टोंक में आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के आर्य संस्कृति का प्रसार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण के युद्ध के बाद जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश, बीकानेर, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष भेष बदलकर इस मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे बात करेंगे राजस्थान के जनपद, राजपूतों के उत्पत्ति आदि के बारे में।